नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज सवाल पूछे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को। मामला द केरल स्टोरी का था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, और पीएस नरसिम्हा के कोर्ट ने जब उनके सामने प्रोड्यूसर द केरला स्टोरी के पहुंच गए कि साहब पश्चिम बंगाल और केरल में हमें क्यों बैन किया गया। पश्चिम बंगाल में 3 दिन पिक्चर चली और 8 मई को सरकार ने बैन किया, और तमिलनाडु में तो थिएटर्स एसोसिएशन जो ओनर्स है, जो एग्जिबिटर्स है, जो फिल्म दिखाते हैं अपने थिएटर में, उन्होंने ही मना किया। उन्होंने कहा कि वो थिएटर में लोग तोड़फोड़ करेंगे, इसलिए हमने नहीं मना किया। तो थिएटर को संरक्षण देना इस सरकार का काम है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दोनों राज्य सरकारों को जब पूछा तो उनको कहा कि जब भौगोलिक स्थिति आपकी और तमिलनाडु की, सब पूरे देश की एक है, ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि जो आप ये पिक्चर चलने नहीं दे सकते। एक कलाकार की अभिव्यक्ति का सवाल है। अब एक अगली डेट पड़ी है। जो सुदीप्तो सेन है डायरेक्टर, और विपुल शाह पटेल है। पिक्चर केरला स्टोरी वैसा देखा जाए तो एक फिल्म निर्माता का जो काम होता है कि बिजनेस है ये। तो ये 30 करोड़ की फिल्म थी, 100 करोड़ तक कमा चुकी है। मतलब फिल्म 70 करोड़ से प्रॉफिट में है, और हो सकता है 200-250 करोड़ तक जाए, क्योंकि जब भी कंट्रोवर्सी होती है तो हमारे यहाँ फिल्में चलती है। अब सवाल यह है कि ये एडल्ट फिल्म है, लेकिन एडल्ट फिल्म होते हुए भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में इसे टैक्स फ्री किया गया है। टैक्स फ्री फिल्मों वो उसे किया जाता है जो समाज में एक अच्छे संबोधन दिए जाते हैं। पहले एक परिपाटी थी, एक परंपरा थी कि नेशनल अवार्ड किसी को दिया जाता है, किसी फिल्म को, या किसी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कला जगत में झंडे गाड़े तो उसे टैक्स फ्री किया जाता है। वर्तमान में कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, खासकर 2014 से, फिल्में भी जातीय रंग के साथ आती है। पठान फिल्म में यदि दीपिका पडुकोने की बिकनी भगवे रंग की हो तो पूरा हिंदू समाज उस पिक्चर को बैन करने के लिए टूट पड़ता है। ये बात अलग है कि पिक्चर ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया। एक कंट्रोवर्सी भी कहीं ना कहीं उस बिजनेस में आ गई। लेकिन ये रंग भी भगवान के कब हो गए और धर्मों में कब बदल गए, ये समझ के परे है। यदि उन्हें ये लगता है कि द केरला स्टोरी जो है इस समाज को प्रबोधन करेगी, इस स्टोरी में क्या है? केरल की कुछ मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों को लुभाते हैं, फंसाते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, गर्भवती करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं साथ में आने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, उनका सेक्स वर्कर की तरह उपयोग करते हैं, स्लेव्स की तरह, सेक्स स्लेव्स की तरह उपयोग करते हैं, उन्हें देश के बाहर सीरिया और ऐसे जगह पे भेजते हैं। ये कहानी है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ हुई होगी, लेकिन हर हिंदू की लड़की तो उस मुसलमान से शादी नहीं करती। कितने परसेंट कैसे होंगे? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो केरल में लाखों शादियां ऐसी हुई बताते हैं। मुझे केरल की पॉपुलेशन की अनुपात में शायद वहां पे लड़के पैदा ही नहीं हुए कई सालों से, सिर्फ लड़कियां ही पैदा हुई है, इतनी शादियां उन्होंने बताई। और केरल में सारी शादियां हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की मुसलमान में ही होती है, ऐसा दिखाई देता है। ये ट्रेंड है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं, मुस्लिम नेता, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की। तो क्या वो लव जिहाद था क्या? आप करो तो लव है, दूसरा करो तो जिहाद है। दो, एक आसाराम बापू हमारे यहाँ व्यभिचार की सजा भोग रहा है कोर्ट में, तो क्या सारे साधु संत
डेरा सच्चा सौदा तो नहीं है। दो पत्रकार यदि भ्रष्टाचार करते हुए पाए जाते हैं तो सारे पत्रकार तो भ्रष्ट नहीं है। जो दो नेता यदि जेल में चले जाते हैं तो सारे नेता तो जेल में नहीं जाने चाहिए। तो एक धर्म को आप इसीलिए टारगेट करते हो क्योंकि आपको दूसरे धर्म को पोलराइज करना है, इसमें राजनीति होती है। इसीलिए केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल्स हो, इसको एक राजनीतिक दल प्रचार के रूप में उपयोग में लाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने केरला स्टोरी का रेफरेंस दिया है कर्नाटक के चुनाव। मैं ये मानता हूं या न्यूज नशा ये मानता है कि यदि सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को पास करता है, उसके बाद किसी भी राज्य को यह अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि वो उसको मना करे। सेंसर बोर्ड एक केंद्रीय एजेंसी है और वो फिल्मों को बाकायदा डिग्री देके, मतलब सर्टिफिकेट देके इशू करती है कि ये फिल्म समाज को देखने लायक है, ये वयस्कों के लिए है, ये बच्चों के लिए है। और जब एक बार उससे फिल्म सब सेंसर बोर्ड ने दे दी, उसके बाद हर राज्य, फिर चाहे कोई करणी सेना के नाम पे कोई किसी ऐतिहासिक फिल्म को बोलते इसने ये कर दिया, तो क्या सेंसर बोर्ड में लोग मूर्ख भरे हैं कि जो किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट दे देते हैं? फिल्में ये ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं होती। फिल्मों से समाज में प्रभाव भी नहीं पड़ता। मैं ये नहीं मानता प्रभाव पड़ता। नहीं तो इस देश में जब रामायण चलती थी रामानंद सागर की, तो कर्फ्यू लगता था। ऐसा क्रेज मैंने शायद ही किसी शो का देखा हो कि दुकानें बंद होती थी, सड़कों पे कुत्ते भी भौंकते हुए, ढूंढते चलते हुए नजर नहीं आते थे। पिन ड्रॉप साइलेंस होता था क्योंकि रामायण का एपिसोड चल रहा है। तो क्या पूरा देश राममय हो गया? क्या देश पूरा राम के पथ पे चलने लगा? क्या बलात्कार बंद हो गए? क्या डकैतियां बंद हो गई? क्या व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार बंद हो गए? लोग फिल्में देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ चीज मन में लेके जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज 0.01% से भी कम है, जो फिल्मों से प्रभावित होते हैं। वो तो किताबों से भी प्रभावित होते हैं। जब जोशी हत्याकांड हुआ पूना में सालों पहले, 70 के दशक में, तब कुछ युवक स्टूडेंट कॉलेज के पूरे परिवार को मार डालते थे। पूना में एक दहशत थी। जब वो पकड़े गए और उनको फांसी की सजा हुई, तो उनमें से दो लोग ऐसे भी थे कि बोले हमें कोई डर नहीं है, दुख भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण में मानते हैं। उन्होंने गीता में कहा है कि हम निमित्त मात्र हैं। जो लोग मरे उनकी मौत तय थी, हम निमित्त थे, और हम मर रहे हैं, फांसी हमको सजा हुई है। इसमें जज साहब की कोई गलती नहीं, वो निमित्त है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा था? तो किताबों को, फिल्मों को, शोज को, भाषणों को, संगीत को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने वाले कुछ समाज में कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं, लेकिन उसे ही मेन चीज मान के पूरा समाज का आईना नहीं बना सकते। जो लोग आज इस बात के लिए आंसू बहा रहे हैं कि बंगाल में और तमिलनाडु में द केरल फाइल क्यों बैन हुई, वो लोग तब चुप क्यों थे जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी क्वेश्चन बैन हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय ने तब भी वो बैन हटा दिया था। क्योंकि मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी की आभा इतनी कमजोर है, नरेंद्र मोदी का कद इतना कमजोर है कि एक बीबीसी की फिल्म उनको बदनाम करेगी। मैं नहीं मानता कि भारतवर्ष की इज्जत इतनी कमजोर है कि एक फिल्म उनकी बेइज्जती कर देगी। मैं नहीं मानता राहुल गांधी इस देश में इतने बड़े नेता है कि उनके किसी वक्तव्य से भारत की इमेज खराब होगी। भारत की इमेज खराब होती है ये सुन के विदेशों में कि 81 करोड़ लोग आज हमारे यहां सरकार के अनाज पे जिंदा है। भारत की इमेज तब खराब होती है जब लोगों को पता पड़ता है या किसान आत्महत्या करता है। भारत की इमेज तब खराब होती है जब उनको पता है कि चाइना हमारे जमीन पे घुस के दादागिरी करता है और हम उसे पीछे ढकेल नहीं पा रहे हैं। देश की इज्जत कब नीलाम होती है? जब रुपया कमजोर होता है। लेकिन उसके लिए हम कभी बात नहीं करते। हर चीज में हम राजनीति ढूंढते हैं।
तो यदि केरल और वेस्ट बंगाल में ये फिल्म बैन होने की बात कर रहे हैं, वो उतना ही मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं जैसा मूर्खतापूर्ण काम केंद्र सरकार ने किया था बीबीसी की फिल्म बैन करके। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बैन से मना कर दिया, तब फिर एकाएक उनको पता पड़ा कि बीबीसी बहुत भ्रष्टाचार कर रही है और फिर ईडी से लेके इनकम टैक्स उस पर हावी होने लगा है। ये बदले की भावना से होता है, हम 2014 से लगातार देख रहे हैं। इसलिए सत्य डोला है, सत्य तमिलनाडु में डोला है, सत्य वेस्ट बंगाल में डोला है, तो सत्य बीबीसी को लेके भी डोला है, इसीलिए अशोक वानखेड़े बोला है। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।